बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू ऑल आर गोइंग वेल। आज हमारा लेसन नंबर 44, तो आपको पता है आपका लास्ट लेसन था। लेसन नंबर 45 में जो आपका तमाम तर ओवरव्यू है, लेसन नंबर 23 से लेकर लेसन नंबर 44 तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सारा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसको हमने लेसन नंबर 45 का नाम दिया हुआ है आपकी यूनि वालों ने, तो इसका नाम है रीकैप। इसका टॉपिक का नाम है, जाहिर सी बात है इसकी रीकैप है। सारा कुछ वही कुछ आएगा जो हम पीछे सारे लेसन से 23 लेसन नंबर से लेकर 44 लेसन तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इस सारी रिकैप को एक जायज़ा लेने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर तो इस चैनल पे नए हो, इस प्लेटफॉर्म पे नए हो, तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और इसके बाद आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लेसन नंबर 23 में पढ़ा था, हमने पूरा का पूरा पता फोटोग्राफी के बारे में। तो वो सारा प्रीवियस लेसन आप सुनेंगे तो आपको इसकी डिटेल पता चलेगी। एक एक लाइन पढ़ने से आप कभी भी इस टॉपिक तक नहीं समझ सकोगे। तो इसमें क्या है, डेफिनेशन है फोटोग्राफी की कि जब कोई आप इमेज लेते हो, परमानेंट इमेज लेते हो लाइट की रोशनी में, फोटो मीन लाइट, ठीक है। तो अगर तो आप कोई ऐसा इमेज लेते हो जो कि परमानेंट रहता है आपके पास लाइट की रोशनी में, तो वो फोटोग्राफर होता है, फोटोग्राफी होता है, उसे आप फोटोग्राफी कहते हो, ठीक है। पहले मैंने ये प्रीवियस लेसन में बता दिया हुआ है कि जब पहले किसी ने तस्वीर बनानी होती तो पत्थर के ऊपर वो ड्रा कर देते थे पेंसिल के साथ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो पेंसिल जादू वो सारा कुछ आपको पीछे मिल जाएगा। अब ये इन दो लोगों ने 19वीं सेंचुरी में फोटोग्राफी ईजाद हुई थी और इसके बाद इन दो लोगों का नाम है जिन्होंने इस फोटोग्राफी पे काम किया था और 1837 में इन्होंने इसको बाकायदा तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। स्टॉप एक्शन फोटोग्राफी है। वो स्टॉप एक्शन फोटोग्राफी में क्या होता, इन्होंने 11 गोरों की तस्वीरें लेने के बाद ये आइडिया अडॉप्ट किया था, वो सारा प्रीवियस लेसन में पढ़ेंगे आप लोग। तो ये जो है हमारे पास एक स्टिल फोटो आ जाती थी, इसके बारे में थोड़ा सी डिटेल है, आप लोगों ने देख लेनी है। अच्छा, इसके बाद क्या है, जो पहले तस्वीर थी वो साकिन होती थी। एक तस्वीर ले ली, वो साकिन रहेगी, उसी जगह पे रहेगी जहाँ पे ले ली गई है। अब मोशन पिक्चर, इसके बाद क्या हुआ, मोशन पिक्चर इंट्रोड्यूस हुआ जो कि एक मैस कम्युनिकेशन को उसने एक नई राह दे दी, ठीक है, एक नया रास्ता दिखा दिया मोशन पिक्चर में। तो मोशन पिक्चर की उन्होंने तारीफ़ क्या की है कि वो जो तस्वीर हमने ली थी अब वो चलती हुई, अब मूविंग पिक्चर की कैप्चरिंग हो जाना, ठीक है, उसका कैप्चर हो जाना मूविंग पिक्चर की, उसे उन्होंने मोशन पिक्चर का नाम दे दिया, ठीक है। एक नई टेक्निक थी जो कि इंट्रोड्यूस करवाई गई। अच्छा, इसके बारे में हम लोग इसकी थोड़ी डिटेल है कि जब मोशन पिक्चर ईजाद हुई तो एक चलती हुई पिक्चर ईजाद हुई, तो सबसे पहले जो था 10 सेकंड की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी चलती हुई तस्वीर पर। लेकिन उसके ऊपर भी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, चलती हुई तस्वीर के ऊपर कैमरा फिक्स होता था। अब तो कैमरे, ड्रोन कैमरे आ गए, वो ऊपर से भी सारा मास्टर शॉट ले लेते हैं। तो उस वक्त क्या था कि सिर्फ कैमरा जो था एक फिक्स पॉइंट पे होता था। वो जो आर्टिस्ट होता था, सिंगर जो भी होता था, म्यूजिशियन होता था, जो भी होता था जिस स्टेज पे परफॉर्म करके ऑडियंस तक पहुंचना होता था, तो उसे उसी फिक्स पॉइंट के अंदर, इसी फिक्स जहाँ पे कैमरा फिक्स है उसी पॉइंट के अंदर रहते हुए, उसी हदूद के अंदर रहते होते मूव करना होता था, ठीक है। तो ये भी जो था मोशन पिक्चर ईजाद हुई, लेकिन वो लिमिटेड मोशन ही कैप्चर कर सकती थी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता मैंने आपको बताया है, हर लेसन में बताती हूँ आप लोगों को कि जब कोई चीज़ जो है पब्लिक डिमांड गेन करने में कामयाब हो जाती है तो उसमें एडवांसमेंट और मॉडिफिकेशन आना शुरू हो जाती है। अब ये कुछ इराज बताए हुए हैं कि इनके ऊपर काम होता गया, वो दूसरी कंट्रीज़ में चलते रहे और उसको मज़ीद जो है लोगों ने सराहा और उसकी डिमांड जो है मार्केट में बढ़ गई और एक साल के अंदर, एक महीने के अंदर उसकी डिमांड जो थी वो अनलिमिटेड हो चुकी थी कि लोगों तक पहुंचाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि एक नई अजीब चीज़ थी मैस मीडिया में, ठीक है। अब इसके बाद है कि मेजर्स टेकन बाय द फिल्म इंडस्ट्री टू बीट टेलीविज़न। अब टेलीविज़न को बीट करने के लिए जो फिल्म इंडस्ट्री ने क्या कुछ किया था, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि इन्होंने क्या कुछ किया था। इन्होंने एक साउंड सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि लोगों की तवज्जो जो है टेलीविज़न से अपनी तरफ खींच सकते हैं। सिनेमास्कोप फिल्म थे, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लैमर इन मूवीज़ में ग्लैमरस दिखाना शुरू कर दी थी। डाइवर्स टॉपिक सब्जेक्ट्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे मूवीज़ बनाना शुरू कर दी थी, डाइवर्स। उसके बाद मोशन पिक्चर फिल्म इन साउथ एशिया। इसके बाद क्या हुआ था कि जो मोशन पिक्चर का कामयाब तजर्बा हो चुका था, इसके बाद वो साउथ एशिया में भी इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये कुछ इराज लिखे हुए हैं, सारा कुछ
इन कलकत्ता, हीरा हाल सैन, ये सारा कलकत्ता में फिर वो जो था एक सिनेमा बना और इस ईरा में यहाँ पे ये वाली मूवी इंट्रोड्यूस हुई। ये सारा कुछ हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं लेजेंड्स ऑफ साउथ एशिया। लेजेंड्स क्या होते हैं? सबसे पहले आप लेजेंड्स समझ रहे हैं। लेजेंड्स वो होते हैं जिन्हें सिर्फ अपने मुल्क के लोग ही ना जाने, उनको बाहर की दुनिया के लोग भी जानते हो। अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, उसको सिर्फ आप लोग पाकिस्तान में भी हर बंदे को उसका नाम आता है। दैट्स मीन वो लेजेंड्स हैं कि वो उनकी जो शोहरत है वो अपने मुल्क इंडिया, हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान में और ऑफ कोर्स पाकिस्तान से बाहर भी कई कंट्रीज़ में वो लोग जाने जाते हैं। तो पाकिस्तान के बहुत से हीरो ऐसे हैं जिनको इंडिया में और उसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ में भी जाना जाता है। तो इन लेजेंड्स में जो नाम आ रहे हैं वो ये लिखे हुए हैं। ये इस इरा के जो हैं अपने अपने दौर के लेजेंड्स रहे हैं। महबूब खान है, ये सारे उन्होंने कुछ नेम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि लेजेंड्स रह चुके हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बनी थी, अब हम लोगों ने ये पीछे से अगर आप लोगों ने लेसन पढ़ा तो इसका बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। ये पाकिस्तान की जो थी इंडिपेंडेंस बनने से होने से पहले जो था इस पर काम शुरू हुआ था। द डॉटर ऑफ टुडे जी थी जो सबसे पहले थी और 1924 में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। फिर ये लाहौर में हीर रांझा हुई थी 1932 में। द डॉटर ऑफ टुडे में क्या हुआ था कि प्रीमियर फिल्म कंपनी थी, उसने रिलीज़ की थी 1924 में। ये फर्स्ट से इवन सेलियंट फिल्म थी जो कि पंजाब से थी और पंजाब से बनाई गई थी। और उसको क्या, इसके एक्टर कौन थे? के करदार था, उसके बाद विलियात बेगम है, उसके बाद है मिस्टर इस्माइल है। ये सारे उनके जो है कैरेक्टर्स के नेम लिखे हुए हैं। ये ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को टच करना है, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता रही ताकि क्योंकि इनकी सारी डिटेल तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आलम आरा है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मूवीज़ में किस किस तरह और किस मूवी में कहाँ कहाँ काम किया, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है खजानची मूवी है, ये इंट्रोड्यूस हुई 1941 में हुई और इसके अंदर किस किस ने काम किया। उसके बाद अनमोल गरी है, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि ये कब इंट्रोड्यूस हुई और कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई, किस लैंग्वेज में थी, उर्दू और हिंदी में थी, ठीक है। ये सारी मूवीज़ के बारे में उन्होंने बताया हुआ है, पीछे डिटेल से इनको डायरेक्ट किसने किया था और ये किसके ऊपर थी और कहाँ कहाँ होती रही, सारा उसके बारे में बताया हुआ है। तेरी याद है जो कि उर्दू में इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। अब ये जो है इंट्रोड्यूस क्या करवाए, चेंजेस कैसी आए फिल्म इंडस्ट्री में। सबसे पहले तो उन्होंने इंटरटेनमेंट को इसका जो था ऑब्जेक्ट्स बनाया, इंटरटेन करने के लिए सिनेमा हाउस बनना शुरू हुए। सिनेमा हाउस एक बिजनेस बना कि जो लोग आते हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री वाले तो कमा ही रहे थे ना, जो एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे थे, जो उसके अंदर एडिटर थे, प्रोड्यूसर थे, लाइटमैन थे, वो सब तो काम कर ही रहे थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ था, एक सिनेमा हाउस खुला जहाँ पे सिर्फ लोग आके बैठेंगे, उन्होंने सिर्फ बड़ी सी स्क्रीन पे मूवी लगा दी। अब जब लोग आएंगे, टिकट्स परचेज करेंगे, मूवी देखेंगे, वहाँ पे कुछ लोग खाने पीने के लिए भी लेंगे, तो ये सारे जो थे एक नया बिजनेस बन गया, ठीक है। जॉब्स इन 1000 जॉब्स आना शुरू हो गई, जो सारे लोग लिखे हुए जो कि इस इंडस्ट्री से इन्होंने अपना जो है कमाने का सिलसिला शुरू किया। बिल बोर्ड्स बनना शुरू हो गए जो कि मूवीज़ के लिए लगे होते हैं। ये सारा कुछ पीछे पढ़ चुके हैं आप लोग। अगर मैं इसकी डिटेल्स में जाऊंगी तो ये लेसन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है, कुछ नेगेटिव आता है ना, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को उछाल दिया जाए, किसी के बारे में नेगेटिव इमेज बना दी। ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, किसी के बारे में इमेज बनाना होता है। अगर किसी चीज़ के बारे में आप प्रोपेगेंडा करते हो, नेगेटिव प्रोपेगेंडा की जो है 3 टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी थी, वाइट, ब्लैक एंड ग्रे प्रोपेगेंडा। जो वाइट प्रोपेगेंडा है वो पॉजिटिव सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आजकल कोविड चल रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीनेशन से आप लोग बच सकते हैं। तो एक वाइट प्रोपेगेंडा है जो कि आवाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि बहुत से लोग कह रहे हैं वैक्सीनेशन कराने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो ये जो है नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ग्रे प्रोपेगेंडा होता है, वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव सेंस के लिए इस्तेमाल होता है, वो इन दोनों के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्रोपेगेंडा बताएंगे। यहाँ प्रोपेगेंडा जो है दोनों पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गाइड करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और किसी का नेगेटिव इमेज बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जो रेडियो था, रेडियो का भी ईजाद हुआ जब जब तस्वीर ईजाद हुई, फिर मूविंग पिक्चर ईजाद हुई। मूविंग पिक्चर से क्या हुआ था, फिल्म ईजाद हुई। फिल्म इंडस्ट्री से ईजाद होते थे क्योंकि आप साउंड इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, क्योंकि पहले सिर्फ एक तस्वीर चलती फिरती ही दिखाई जा सकती, फिर साउंड इंट्रोड्यूस करवाया। उसी को बेस बनाते बनाते मार्कोनी ने फिर क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करने का एक फार्मूला ईजाद किया जिसे रेडियो का नाम दिया जाएगा। अब वो ट्रांसमिशन होना शुरू हो गई थी, उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स चलना शुरू हो गए, न्यूज़ दिखाने
अंदर अब जो था अखबार का जोर टूटा और लोगों की तवज्जो जो थी रेडियो पे बन गई कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वायरलेस है और इससे हम लोग कहीं भी बैठे जो है हर दुनिया की जो है ख़बर हासिल कर सकते हैं। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग था, ये भी जो थी इसने भी आवाम के अंदर बहुत ज़्यादा जगह ली। ठीक है, पीस टाइम वार टाइम ये जो है रेडियो ने अपना जो किरदार अदा किया वो अमन में भी किया और जंग में भी किया कि जंग की खबरें हर पल आप लोगों को मिल रही हैं, किसी भी जगह पे बैठ के आप लोग किसी भी कंट्री के हालात जान रहे हैं। फिर टेलीविज़न आ गया, वही फार्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करने वाला, उसके साथ साथ एक पिक्चर मूविंग का फार्मूला भी लगा दिया गया, तो इसके साथ एक टीवी का इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। अब टीवी की मकबूलियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और वो जो टीवी है वो भी दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उसकी जो कंसेप्ट है कि उसने हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस लाए और कहाँ कहाँ वो कब कब इंट्रोड्यूस होता है कि कुछ चैनल्स हैं जिन्होंने बाद में इसको सैटेलाइट्स को ख़रीदा और इन्हें अपनी अपनी कंट्रीज़ में इन किया और तमाम आवाम तक। फिर टेलीविज़न के पाकिस्तान में कैसे आया, पाकिस्तान में एक जनरल नॉलेज के तौर पर मैंने पीछे भी स्टोरी बताई है, रिपीट कर देती हूँ कि एक जगह पे अवाम को ना एक मूविंग पिक्चर दिखाई गई, तो जो कि अवाम के एक बड़े हजूम ने उसके अंदर शिरकत की और बाद में बहुत से लोगों ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान में भी होना चाहिए। फिर जापान की एक कंपनी थी निपॉन, उसके साथ मिलके कुछ इंजीनियर्स की कमी थी, कुछ टेक्नीशियंस की कमी थी, तो कुछ बजट वगैरह का भी प्रॉब्लम था, इसलिए जो पाकिस्तान में टेलीविज़न इंट्रोड्यूस होने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो 1964 26 नवंबर को जो था पाकिस्तान में PTV का इजरा हुआ, PTV को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया क्योंकि ये जो थी ये जापान के साथ मिलके इसके ऊपर काम किया गया था। ठीक है, उसके बाद लाइव ब्रॉडकास्ट जो PTV पे चलता था उस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि रिकॉर्डेड करके कुछ रखा जाता। टीवी की जो नशरियात थी वो इंतहाई लिमिटेड थी, वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए लगती थी। उस वक्त तक लोग जो थे उनको पता था इस वक्त जो टीवी ने ना वो ऑन हो जाना है, तो वो लोग अपने अपने जो बच्चे होते थे अपना होमवर्क कर लेते थे, ख़वातीन अपने घर के काम करके फ्री हो जाते थे, जो मर्द हजरात होते थे वो अपना काम करके फ्री हो जाते थे कि इस वक्त जो है टीवी की नशरियात स्टार्ट होनी है। तो टीवी के ऊपर लाइव नशरियात चलाई जाती थी, न्यूज़ होती थी, शोज़ होते थे, बच्चों के कुरानी तालीमात पढ़ाई जाते थे, ये सारी चीज़ें जो थी PTV पे चलाई जाती थी। और बंद होने से पहले PTV पे एक नेशनल एंथम चलता था, उसके बाद PTV की जो ट्रांसमिशन थी वो बंद हो जाया करती थी। ठीक है, फिर PTV ने अपना किरदार अदा किया। 1965 की जो जंग हुई थी, 1964 में PTV आ चुका था, 1965 में क्या था जंग हुई, उसमें PTV ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। मेरी नगमे चलाए गए, लोगों को मोटिवेट किया गया कि पाकिस्तानियत मतलब वतन प्रस्ती बहुत ज़्यादा इन की गई, लोगों को मोटिवेट किया गया, लोगों को बहादुर बनाया गया, खौफ की जंजीरें तोड़ने का सारा PTV ने अपना किरदार अदा किया। ठीक है, PTV गोज क्लोज्ड, PTV कब क्लोज हो जाता था। अब इसके बाद है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ टेलीविज़न ऑन सोसाइटी। जाहिर सी बात है एक चीज़ आई है वो हमारे फैमिली मेम्बर्स के तौर पे काम करे तो उसके इफ़ेक्ट्स होंगे। तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या थे कि पहले रेडियो था, लोग सुन के बिलीव करते थे। अब क्या जब टीवी आ गया लोगों को आदत पड़ गई थी कि कोई भी न्यूज़ आ रही है तो वो पहले देखेंगे फिर बिलीव करेंगे। चेंजेस इन टाइमिंग, लोगों ने अपनी टीवी के साथ साथ कि टीवी की नशरियात इस वक्त ऑन एयर होगी, उसके साथ साथ उन्होंने अपने टाइम स्केड्यूल सेट किया है। ठीक है, फैशन ऑफ कोर्स जो टीवी पे दिखाया जाता था लोग उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते थे। उसके बाद आ जाता है कि ना हाउस होल्ड एंटिटी एंड चेंजेस इट्स हैबिट भी चेंज होना शुरू होगी, लोग ऐसा खा रहे हैं, टीवी में ऐसे बैठ रहे हैं, ये सारी हैबिट्स जो है इसमें माशरे में अपना मकाम बनाया। इंक्रीज जर्नल ऑन हाउ, मतलब कि एक तरह की क्विज शोज़ लगा करते थे जो कि हमारे इनमें इजाफा करे। कल्चर चेंज एंड इन्फ्लुएंसेस, कल्चर चेंज हुआ, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, अब जो है पब्लिक रिलेशन आ जाती है, इसकी डेफिनेशन क्या है। PR के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग अ डिजायरेबल इमेज फॉर अ पीपल और ग्रुप। ठीक है, सीकिंग पब्लिक रिलेशंस के ऐसा कम्युनिकेशन का एस्पेक्ट्स जो कि किसी शख्स की या तंजीम की या इदारे की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे आप PR का नाम देते हो। ठीक है, PR एक आर्ट है जो कि मैनेज करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स की पॉलिटिक्स टू बिल्ड मैनेज एंड सस्टेन अ पॉजिटिव इमेज। ठीक है, ये एक चाबी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है PR को कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में एक अच्छा इमेज तो है लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, ये कम्युनिकेशन की तरह अगर किसी चीज़ का नाम लें तो आप हॉस्पिटल का नाम लें, डॉक्टर का नाम लें तो आपके जहन में फ़ौरन एक चीज़ आपका एक माइंड सेट है कि डॉक्टर फरिश्ता होते हैं। आपका माइंड सेट है ना कि डॉक्टर्स फरिश्ता होते हैं, आपको किसी ने बताया डॉक्टर्स आते ही आपके जहन में एक अच्छी चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसी तरह एक इमेज बाकायदा तौर
तौर पे एक ख़ास तरकीब के ज़रिए सेट कर दिया जाता है कि जब भी उस शख्स का नाम आए आपके जहन में कुछ अच्छा ही आए। तो पॉजिटिव इमेज कोई ऑर्गेनाइजेशन, अब कुछ NGOs हैं वो बदनाम होती हैं कि वो लोगों से फंड्स रेजिंग करते हैं, पैसा खाते हैं, लेकिन बाद में लोगों को डिलीवर नहीं करते। तो ये आपके अंदर एक जो है क्या बनाया गया है, माइंड सेट बनाया गया। और कुछ NGOs अच्छी भी होंगी जो आवाम को वाकई परफॉर्म कर रही होंगी, तो वो अपना एक माइंड सेट करते हैं। दीज आर कॉल्ड द PRs। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका मेथडोलॉजी। तो PR के लिए मेथड कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है जिसके थ्रू के एक अच्छी PR जो है लोगों में काम कर सके, लोग आपका इमेज अच्छा समझे। अब इसमें आ जाते हैं टूल्स। एम्प्लॉयर फॉर PR के लिए कौन से टूल इस्तेमाल किए, न्यूज़ रिलीज़ होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है ये भी प्रीवियस लेसन में बता दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है। अच्छा ठीक है, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स होती हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनको टूल होते हैं आला, जिसके थ्रू जो है, जिसके ज़रिए जो है PR को प्रमोट किया जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व्स, कहाँ कहाँ पब्लिक रिलेशन इन्वॉल्व्स हैं, तो ठीक है, एटीट्यूड में, ओपिनियन बनाने में, प्रोग्राम्स में, ये सारी चीज़ें गुडविल बनाने में, यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप सेट करने के लिए PR जो है इन्वॉल्व है। स्पेशलाइजेशन, PR की स्पेशलाइजेशन कहाँ है, कहाँ कहाँ PR की ज़रूरत होती है, ये कुछ जो है ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के नेम लिखे हुए हैं जहाँ पे PR इंट्रोड्यूस हो, PR यूज़ होती है। लॉबी ग्रुप्स है, लॉबी ग्रुप्स सेटल किए जाते हैं किस लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसको लोगों के अंदर बताने के लिए कि लोग उससे मुतासिर हों, कोऑपरेट करने के लिए, पब्लिक ओपिनियन को बनाने के लिए ये जो है लॉबी ग्रुप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये फ्रंट के तौर पे काम, फ्रंट पे आके काम करते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ना एस्ट्रोटर्फिंग, ये जो होते हैं ये फ्रंट पे काम नहीं करते। ठीक है, और ना ही ये गवर्नमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद स्पिन है, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सारे जो है पब्लिक में इस्तेमाल किए जाते हैं, PR में इस्तेमाल किए, सारा इसके बारे में बता दिया। एडवर्टाइजिंग बियॉन्ड प्रिंट मीडिया, फिर एडवर्टाइजिंग की बात आ जाती है कि एडवर्टाइजिंग जो है आपके मास कम्युनिकेशन में बैकबोन की हैसियत रखती है। जिस अखबार की एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, ज़्यादा एडवर्टाइजिंग नहीं होगी, वो ज़्यादा नहीं चल सकेगा। आपके जितना भी अखबार, ये टेलीविज़न, ये चैनल जहाँ भी चल रहे हैं, आपके ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट पे ही चलते हैं। एडवर्टाइजमेंट जो एक चीज़ को प्रमोट करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, तो वो एडवर्टाइजिंग कहलाती है। एडवर्टाइजिंग मीडिया, ऑडियो में ये FM रेडियो के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि रेडियो में भी आपको पता है एडवर्टाइजिंग आती है। ठीक है, वहाँ पे अगर कभी आप रेडियो सुन रहे हो तो बिल्कुल उसमें कमर्शियल्स चल रही होती हैं, आप ऑडियो चल रही होती है। TV में तो बहुत ज़्यादा चलती हैं, आपको भी पता है। TV में आप न्यू हेडलाइन, हाँ ये फ़लाँ चैनल की हेडलाइन आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ इश्तराक हासिल है, वो हेडलाइन है, किससे पहले एडवर्टाइजमेंट चलेगी, फिर हेडलाइन के बाद एडवर्टाइजमेंट चलेगी, फिर उसके दरमियान में हेडलाइन चलेगी, फिर मतलब एडवर्टाइजमेंट चलती है। फिर एडवर्टाइजिंग एवोल्यूशन, ये कहाँ से एवोल्यूट हुई थी, कहाँ पे ये सस्टेन करती है। उसके बाद एडवर्टाइजिंग कैंपेन है, ये एडवर्टाइजिंग की बाकायदा कैंपेन चलाई जाती है। उसके बाद आ जाता है फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, ये एडवोकेसी है, कोऑपरेटिव एडवोकेसी, ये सारा हमने 1 by 1 पढ़ा हुआ है उसमें आपके लेसन्स में, प्रीवियस लेसन में। उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि किसी भी चीज़ को प्रमोट करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। लेट्स सपोज अगर कोई लॉन की कलेक्शन है तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड कौन सा होगा, ऑफ कोर्स मौसम गर्मा का ही होगा। ठीक है, तो मशरूबात की एडवर्टाइजमेंट है, इसमें क्या आ जाते हैं मशरूबात की, जामे शरीफ वगैरह, टैंग है और रूह अफ़ज़ा है, इस तरह के जितने भी मशरूबात है, तो इनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो गर्मियों में ही काम करेगी, ना कि सर्दियों में। सर्दियों में चाय की, कॉफ़ी की। फिर आपका आ जाता है पब्लिक परसेप्शन ऑफ द मीडियम, कि किस मीडियम के थ्रू ज़्यादा इफेक्टिव रहती है जो एडवर्टाइजमेंट होती है। फिर इसके बाद मीडिया थेरीज आ जाता है। मीडिया थेरीज क्या होती है, डिफ़ाइन, ये हमने रिसेंटली पढ़ा है। अगर आप लोगों ने मेरा लेसन सुना होगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। द टर्म मीडिया थेरी रेफर्स टू अ मॉडल दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मीडिया एंड सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी मतलब एक रिलेशनशिप बताता है, या ये जो थेरी होती है कि आपका जो मीडिया है, आपके अंदर सोशल रियलिटी क्या है। जैसे आपका मीडिया क्या बताता है, आपका मीडिया आज़ाद है, ठीक है, वो कोई भी न्यूज़ दे देता है, वो हुकूमत पे डट के खुल के तनकीद करता है, तो ये आपकी सोसाइटी बताता है, आपकी सोशल रियलिटी बताता है कि वो आज़ाद है। ठीक है, मीडिया की थेरीज।
अब जो मीडिया का काम होता है वो यही होता है, उसका काम, मीडिया का काम चीज़ों को सेल करना तो नहीं ना होता। जो इंडस्ट्री होती है वो प्रोडक्ट सेल करती है टू अर्न मनी, बट मीडिया जो किस लिए, मीडिया का फंक्शन क्या होता है, लोगों के एटीट्यूड को बताना, गवर्नमेंट के एटीट्यूड के ऊपर क्रिटिसिज्म करना, ठीक है, वो जो सोसाइटी के अंदर गलत हो रहा है उसको पॉइंट आउट करना। अब जो मीडिया के लिए 4 थ्योरी सेट की गई थी, उसमें अथॉरिटेरियन थ्योरी थी, अब लिबर्टेरियन थ्योरी है, सॉवरेन थ्योरी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्योरी है। अथॉरिटेरियन थ्योरी होती है जिसके ऊपर पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, वो मीडिया वही न्यूज़ दे सकते हैं जो गवर्नमेंट चाहेगी, ठीक है, इसके अलावा मीडिया कोई खबर नहीं दे सकता। लिबर्टेरियन में ये होता है कि मीडिया टोटल आज़ाद है, बेलगाम है, वो हुकूमत पे तनकीद करे, कुछ भी करे, उसे कोई नहीं पूछेगा। सॉवरेन में थोड़ा सा बैलेंस आ जाता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि मीडिया को जो भी करना है वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि उसकी वजह से सोसाइटी में कुछ नेगेटिव इम्पेक्ट ना जाए। मीडिया शुड बी अकाउंटेबल, उसके जो जर्नलिस्ट हैं वो अकाउंटेबल है कि अगर उनकी किसी रिपोर्ट की वजह से सोसाइटी में कुछ गलत इम्पेक्ट जाता है तो वो ज़िम्मेदार हैं पनिश के, ठीक है। न्यू मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, न्यू मीडिया क्या था कि कुछ मीन्स ऑफ ये मैंने बताया था। मीडिया क्या है, मीडियम की जमा है मीडिया। मीडियम क्या है, अखबार के ज़रिए हमारे पास खबरें पहुंचती हैं तो मीडियम क्या है, अखबार है। रेडियो के ज़रिए पहुंच रही है तो मीडियम क्या है, रेडियो है। टीवी के ज़रिए पहुंच रही है तो मीडियम क्या है, टीवी है, ठीक है। इंटरनेट के थ्रू पहुंच रही है तो हमारे पास मीडियम क्या है, इंटरनेट है। अब मीडिया सबकी जमा है। अब इसके अंदर एक नई चीज़ का आ जाना, ये सारी वेबसाइट्स हैं, इन सब के थ्रू भी हमारे पास इंफॉर्मेशन भी आती है, एजुकेशन की इंफॉर्मेशन भी आती है, न्यूज़ भी आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ों का इंट्रोड्यूस हो जाना न्यू मीडिया था, ठीक है। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस इन द यूज़ ऑफ न्यू मीडिया, हम लोगों ने कल इसके एडवांटेजेस पढ़े हैं, 1-2 दिन पहले ही पढ़े हैं कि ये न्यू मीडिया के आने की वजह से डिसएडवांटेजेस क्या हुआ है मीडिया को, ठीक है, कि यही हुआ है कि इंटरनेट का यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ये तो डिसएडवांटेज, तो एडवांटेजेस आएगा। एडवर्टाइजिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, न्यू मीडिया आने की वजह से। ग्लोबलाइजेशन ऑफ मीडिया, ग्लोबलाइजेशन क्या है, एक कल्चर के, एक कंट्री, एक कौम के कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज़ का दूसरे कौम कल्चर, वैल्यूज़ के बारे में जानना ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। आप पाकिस्तान में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे आपको इंडिया के कल्चर की भी खबर है, आपको अमेरिका के कल्चर की भी खबर है, आपको चाइना के कल्चर की भी खबर है, उनके नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ भी पता है, सबकी डाइट्स भी पता है, सबके खाने भी पता है, इटली है, स्पेन है, सबके बारे में आपको पता है। तो दैट्स मीन ग्लोबलाइजेशन है। किसके थ्रू पता है, मीडिया के थ्रू पता है। तो ये सारा क्या कहलाता है, ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। मीडिया मर्जेंस, एक मीडिया का दूसरे मीडिया में मर्ज हो जाना, इट्स कॉल्ड द मर्जेंस। इसमें पहले प्रिंट मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगे सोशल मीडिया में, इट्स कॉल्ड मीडिया मर्जेंस, ठीक है। फ्रॉम प्रिंट मीडिया टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि कंटेंट मटेरियल सब कुछ वही था, लेकिन वो किस में आ गया था, अब वो पहले पढ़ा जाता था, अब वो सुनाया जाता था। फिर रेडियो, टीवी, ये सारा कुछ आप लोगों ने देख लेना, ये प्रीवियस लेसन ही है, थोड़ा सा ज़्यादा पुराना नहीं है। फिर इंटरनेट है, ये सारी वही डिटेल है, ठीक है। इसके बारे में मैंने ज़्यादा बोल दिया होगा ना, इसलिए मैं नहीं बोल रही। क्रिटिसिज्म ऑन मीडिया अभी रिसेंटली पढ़ के आ रहे हैं। कंसील्स मोर देन इट रिवील्स के मीडिया हाफ सच दिखाता है, ज़्यादा नहीं दिखाता। सोसाइटी में एग्रेसिव बिहेवियर को फैला रहा है, सेंसेशनलाइज कर रहा है। सेंसेशनलाइज का मतलब होता है सनसनी फैला रहा है, ठीक है। हमारे जो कल्चर वैल्यूज़ है उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं ला रहा, बिजनेस बन चुका है, सॉल्ट इंटरेस्ट ग्रुप है, ये सारा हम लोगों ने अभी रिसेंटली पढ़ा है कि मीडिया किस तरह जो है हमारी जो है एक क्रिटिसिज्म हो रही है मीडिया के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे 45 लेसन मतलब सेमेस्टर 1 कंप्लीट हो गया है और इसके तमाम तरह लेसन भी कंप्लीट हो गए हैं जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। शुरू में मेरी वीडियोस में जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो होगी, कमी खामी होगी, आगे जाके काफ़ी इम्प्रूव हुई हैं। और अगर आपको लगता है मज़ीद इम्प्रूव होनी चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड में आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट होने जा रहा है। वेरी गुड लक टू ऑल फॉर द फाइनल टर्म। आप सबका अच्छा CGPA आए, मेरी आप सब लोगों के लिए यही दुआ है, बेस्ट विशेस हैं आप सब के लिए। लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि हर काम का जो पहला स्टेप होता है वो इंतहाई मुश्किल होता है, उसके बाद इजी होता है। कुछ आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री बहुत ज़्यादा थी,
बहुत ज़्यादा हिस्ट्री थी, इतना इंटरेस्टिंग जो टॉपिक्स हैं वो कम मिले हैं, लेकिन आगे जाके हिस्ट्री मेरा ख्याल है कम होगी और आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेंगे। कुछ आप लोग थोड़ा बहुत इसको समझ चुके होंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर आप लोग आ गए हैं इस फील्ड में, आप लोगों ने सोच लिया है कि आपने इसको करना है, तो काइंडली आप इसको स्किप करके ना जाइएगा, इसको कंप्लीट कीजिएगा, जिस मिशन को लेकर आए हैं उसको आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि हर चीज़ का फर्स्ट स्टेप बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आगे जाके आप उसके यूज्ड टू हो जाते हो और आपके लिए आसानियाँ भी होना शुरू हो जाती है और कुछ आप उसको समझ भी लेते हो। तो फर्स्ट स्टेप से नहीं घबराना। अगर तो आप फर्स्ट स्टेप से कंफ्यूज हो गए, डर गए, तो फिर आप लोग तो हमेशा फर्स्ट स्टेप जहाँ भी जाओगे उसका फर्स्ट स्टेप मुश्किल ही है, आगे जाके ही आसानियाँ होती है। तो मुश्किल स्टेप लेना पड़ते हैं आसानियों के लिए। थैंक यू सो मच।